बोनापार्टिज्म पढ़ेंगे हम लोग। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, कई लोग नहीं भी पढ़ाते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं बचना चाहिए। आप लोग कहीं का भी बुक पढ़ें, इंडिया का पढ़ें, इंटरनेशनल पढ़ें, कोई भी कहीं भी बुक पढ़ें तो कोई कॉन्सेप्ट छूटे ना, ऐसा ना लगे कि हाँ हमने ये चीज़ तो पढ़ा नहीं था, ये नया शब्द है। तो इसलिए ये डाला है मैंने। ये मार्क्स का अभी तक हमने कोर कॉन्सेप्ट्स पढ़ा था, ठीक है, थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन हो गया या फिर जो भी है थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू। तो ये कोर कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बाद में एक ऐड किया गया जो है। मार्क्स भी जो है, मार्क्स के राइटिंग को भी दो भागों में विभक्त किया जाता है, अर्ली मार्क्स और मैच्योर मार्क्स या लेटर मार्क्स। तो उस तरह से करके है, तो ये एडिशन किया गया बोनापार्टिज्म। ये बोनापार्ट वर्ड से बना है, बोनापार्ट एक आदमी का नाम था, हम देखेंगे किनका नाम है। तो ये बोनापार्टिज्म जो है शब्द का उल्लेख जो मार्क्स ने किया है अपनी बुक 18th ब्रूमेयर ऑफ लुइस बोनापार्ट। उनकी मार्क्स की बुक है 18th ब्रूमेयर ऑफ लुइस बोनापार्ट, 1852 की ये बुक है। तो उसमें इस शब्द का उल्लेख है। Marx saw the state as largely derivative of the economic forces and class interests. However, he did at times allow it a substantial degree of political economy. तो राज्य जो है मैंने बताया था कि बेस जो है जो इकोनॉमिक्स इकोनॉमी है वो बनाता है बेस, और बाकी सारी चीजें सुपर स्ट्रक्चर में आती हैं, जिसको सब स्ट्रक्चर भी करते हैं। और ये सब जितनी भी चीजें हैं, पॉलिटिक्स, स्कूल, चर्च, ये सब उसमें आता है, मैंने बताया था। तो स्टेट भी जो है वो भी जो है क्या कहते हैं कि उसी में आता है, सुपर स्ट्रक्चर में। और मैंने बताया था कि स्टेट जो है इंस्ट्रूमेंट है बुर्जुआ के हाथ में, जो मालिक है कैपिटलिस्ट क्लास है। तो वो डिपेंडेंट है इकोनॉमिक्स पे, बेस पे। लेकिन मार्क्स ने एक्सपीरियंस किया, अपने एक्सपीरियंस से थोड़ा सा ये रिवाइज किया पहले जो उनका स्टैंड था कि नहीं, कभी कभार ऐसा होता है कि जो है स्टेट जो है, राज्य जो है वो बेस से थोड़ा सा अपने आप को अलग कर ले, मतलब कि इंडिपेंडेंट ऑफ बेस, ठीक है। However, he did at times allow it a substantial degree of political autonomy. ऑटोनॉमी मतलब स्वायत्तता, ठीक है, थोड़ी सी जो है उसे वो इंडिपेंडेंस है। ऐसा नहीं है कि हमेशा बेस से होता है। कुछ हम लोगों ने उन्होंने घटनाएं देखी जिसमें जो है राज्य जो है इकोनॉमिक्स जो है बेस से थोड़ा सा अलग भी सोचता है और एक्ट करता है। तो उन्होंने अपने आसपास क्या एग्जाम्पल देखा, तो एक घटना हुई थी 1851 में फ्रांस में। तो वहां पे हुआ क्या था कि लुइस बोनापार्ट नाम के एक आदमी थे जो कि उस समय वहां के राष्ट्रपति थे। और जो नेपोलियन जो महान थे, जिस नेपोलियन को हम लोग जानते हैं, नेपोलियन 1 कहें या जो भी, वही वहां से नेपोलियन जो है महान नेपोलियन, उनका भतीजा था वो, ठीक है, नेपोलियंस नेफ्यू। तो उनके जो लोग हैं, जाहिर सी बात है उसमें लुइस बोनापार्ट की भी सहमति थी, तो वो लेजिस्लेटिव असेंबली को है उन्होंने तोड़ दिया और उसको नहीं माना। और उसके पहले ये जो नेपोलियन आए थे, तो उस समय उन्होंने जो है वो सैनिक के रूप में थे, सैनिक थे और राजा रानी थे, तो उनको वो खत्म करके और उसको चैलेंज किया था उन्होंने एक तरीके से, और बाद में खुद राजा बन गए। फिर उसके बाद जो है वो आप लोग पढ़ेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन का, तो थोड़ा सा पता चलेगा आप लोग को। फिर उसके बाद से जो है नेपोलियन एम्पेरर बन गए थे, नेपोलियन खुद भी। और फिर उनके मरने के बाद क्या हुआ कि लेजिस्लेटिव असेंबली जो वहाँ की पार्लियामेंट है और जो है उसका चलने लगा था, शासन चलने लगा था। फिर जो है राजा रानी का है, तो ये क्रम कुछ चलता रहा, ये आए फिर उसके बाद वो आए।
तो उस समय लेजिस्लेटिव असेंबली चलती थी, जो वहाँ के पार्लियामेंट थी, उसको तोड़ दिया उन्होंने, क्योंकि उससे असहमत थे कुछ, उनको लग रहा था, और उनको री इलेक्ट जो है फ्रेंच प्रेसिडेंट थे, उनको लग रहा था लुइस बोनापार्ट को कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उनको दोबारा नहीं बनाया जाएगा। तो और भी बहुत सारी बातें थी, उन्होंने तोड़ दिया लेजिस्लेटिव में, ब्रोक अप द लेजिस्लेटिव असेंबली, और अपना डिक्टेटरशिप जो है उन्होंने वहां पे लागू कर दिया, और अपने आप को प्रोक्लेमिंग हिमसेल्फ एम्पेरर नेपोलियन III, अपने आप को नेपोलियन III जो राजा है एम्पेरर, उसका जो है टाइटल धारण कर लिया। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि फ्रेंच प्रेसिडेंट थे, तो वो आप समझ सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन और उस तरह की बात है, लेकिन उससे जो है रिपब्लिक से आप मोनार्की पे आ रहे हैं फिर से। तो ये घोषित कर दिया अपने आप को, और जो कैपिटलिस्ट उस समय बुर्जुआ क्लास था वहां पे जो भी, उससे जो है अपने आप को थोड़ा सा अलग समझा, उससे ऑटोनॉमी रखी, अपनी स्वायत्तता रखी, उससे थोड़ा सा इंटरेस्ट, जैसे मार्क्स कहते हैं कि स्टेट जो है वो इंस्ट्रूमेंट है किसके हाथ में, मालिक के हाथ में, ठीक है, बुर्जुआ के हाथ में, डोमिनेंट क्लास के हाथ में। लेकिन उसकी बात जो है वो नेपोलियन III ऐसा लगा कि उनके प्रभाव से थोड़े मुक्त हैं, और जो उनको सही लग रहा है वही कर रहे हैं। ठीक है, और कई बार जो उनके कैपिटलिस्ट क्लास का जो हित है, बुर्जुआ का हित है, जो इमीडिएट इंटरेस्ट है उसके खिलाफ काम कर रहे हैं, इमीडिएट इंटरेस्ट के खिलाफ काम कर रहे हैं। तो ये घटना सबसे प्रोमिनेंटली हुई थी। तो मार्क्स के, तो इसको देख के जो है मार्क्स ने बोनापार्टिज्म जो है उसका जो है उल्लेख किया, जो है कि हाँ नहीं, उससे जो स्टेट जो है उसकी पॉलिटिकल ऑटोनॉमी भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि वो हमेशा बेस पे यानी कि इकोनॉमी पे डिपेंडेंट हो। तो इसमें लास्ट पॉइंट है, अकॉर्डिंग टू मार्क्स हाउएवर द बोनापार्टिस्ट स्टेट सर्व द लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ द capitalist system even if it often acted against the immediate interests and will of the bourgeois। तो उनका कहना है मार्क्स का कि ये भले ही उस वक्त लगे, लुइस बोनापार्ट को लगा कि मैं जो है जो सही है राज्य के लिए, राज्य मतलब फ्रांस के लिए, मैं वो कर रहा हूँ, चाहे भले ही उसमें जो है कैपिटलिस्ट क्लास का जो है अहित हो, ठीक है, लेकिन फ्रांस के लिए जो उचित होगा मैं वही करूंगा। लेकिन लॉन्ग टर्म में पता चलता है कि ऐसा हो नहीं पाता है। लॉन्ग टर्म में यही पाते हैं हम लोग की जो है जो कैपिटलिस्ट सिस्टम का ही जो है हित, बोनापार्टिस्ट स्टेट जो है वो कैपिटलिस्ट सिस्टम जो है उनके ही हित को देख रहे हैं और उनके हित को सर्व कर रहे हैं। भले ही जो कैपिटलिस्ट क्लास है उसके तात्कालिक हित लगा ऐसा कि उसके खिलाफ काम कर रहे हैं और फ्रांस के लिए एक्चुअली काम कर रहे हैं, फ्रांस की जो प्रजा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में जब एनालिसिस पाते हैं हम लोग करते हैं, जब खत्म हो गया सब कुछ जो है, फिर जो है नेपोलियन III खत्म हो गया, मर गया, या फिर जो भी है उसके बाद जो है पूरा देखा गया, लंबे दौर में देखा गया, उसकी घटना होने के बाद जब एनालाइज किया गया तो पता चला कि नहीं, लॉन्ग टर्म में वो फिर भी जो है कैपिटलिस्ट सिस्टम के इंटरेस्ट को ही सर्व कर रहे थे। हो सकता है दबाव में आ गए हो, है ना, लुइस बोनापार्ट का जो स्टेट है फ्रांस दबाव में आ गया हो कैपिटलिस्ट सिस्टम के, शुरू में कुछ दबाव तक जो है वो सह पाया, लेकिन बाद में दबाव सह नहीं पाया उस कारण से या जो भी है, लेकिन फिर भी जो लास्ट में यही साबित हुआ कि कैपिटलिस्ट क्लास के इंटरेस्ट को ही बोनापार्टिस्ट स्टेट सर्व कर रहा था। तो ये बस इसमें आप लोग दो वर्ड याद रखिएगा कि स्टेट का पॉलिटिकल इकोनॉमी, बस दो इसमें शब्द आप लोग बोनापार्टिज्म में याद रखिएगा, स्टेट का पॉलिटिकल इकोनॉमी बेस से, ये कभी कभार हो सकता है ऐसा। तो उन्होंने अपने जो अर्लियर स्टैंड था उसमें थोड़ा सा रिवाइज किया। मैं अनम्यूट कर रही हूँ, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ये कॉन्सेप्ट है, मेरे ख्याल से अगर समझ में आ गया हो तो बताइए, या जैसा भी है मैं अनम्यूट कर रही हूँ। समझ में आया? यस मैम। कोई दिक्कत? आ गया समझ में? सुमन? यस मैम। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अगर समझ में आ गया तो।
अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है क्योंकि खत्म हो गया है, मार्क्स का क्रिटिसिज्म हम लोग पढ़ रहे हैं, तो मार्क्स ने जो कहा है ये जरूरी नहीं कि ये पिक्चर में सारा कुछ है, लेकिन एक मोटा मोटी जो है एक क्योंकि पिक्चर अच्छा लगता है, कलरफुल चीजें देखने समझने में अच्छी लगती है, तो एक छोटे से फॉर्म में आप लोग इससे कंसेप्ट बिल्ड मत कीजिएगा, लेकिन एक छोटा सा एक होता है ना कि हम लोग नोट्स बनाते हैं तो कीवर्ड्स और उस तरह से करके, तो ये जो है एक तरीके से सार है। तो ये आप लोग देख लीजिए क्लास के बाद में जो अभी तक हमने पढ़ा है। जैसे कि ये हो गया प्रोलेटेरिएट यानी कि वर्किंग क्लास, ठीक है। क्लास पोलराइजेशन मतलब कि दो क्लास होंगे, डोमिनेंट क्लास और ऑप्रेस्ड क्लास, शोषित और शोषण, ये जो है। तो पोलराइजेशन मतलब जो है कि क्लियर डिवीजन। तो क्लास पोलराइजेशन जो हमने देखा, फास्ट कंसिस्टेंस भी देखा, बुर्जुआ भी देखा, एलियनेशन भी देखा, कैपिटलिज्म मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, सोशल डिवीजन ऑफ लेबर, और आइडियोलॉजी, इकोनॉमिक बेस, सुपर स्ट्रक्चर। मैंने इसको उल्टा करके बताया था, तो कोई नहीं, उल्टा उससे मतलब नहीं है, आप ऐसे भी देख सकते हैं कि बेस जो है उस पर डिपेंडेंट है सुपर स्ट्रक्चर। बस यही सब है, आप लोग देख लीजिएगा क्लास के बाद। ये मुझे इमेज अच्छा लगा इसलिए मैंने इसे डाल दिया। यही सब हमने पढ़ लिया है, अभी तक पढ़ा। अब हम लोग लास्ट बढ़ते हैं। अब जो मार्क्स के कुछ क्रिटिसिज्म भी देखते हैं। कोई भी आदमी या कोई भी थ्योरी परफेक्ट नहीं होता है, उसमें कुछ कमियां भी होती हैं जिसको वो मान लीजिए कि कवर नहीं कर पाए, या फिर उनकी एनालिसिस थोड़ी उसमें कहीं फ्लॉड है, तो उसमें हम लोग पढ़ते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि सी नोट्स, जो मैंने नोट्स बनाया है उसमें बहुत अच्छे से क्रिटिसिज्म मैंने लिखा है, ठीक है। तो आप लोग उसको, मैं एक दो कीवर्ड लिख रही हूँ, समझाने जा रही हूँ, उससे नहीं समझ में आएगा। आप, मैं समझाने के बाद जो है आप उसको पढ़ें, तो इसको और उसको मिला के पढ़ेंगे तब आपको पूरा समझ में आएगा। और आपके दिमाग में हमेशा के लिए अगर चीज़ें रखनी है तो आपको नोट्स के साथ मिला के पढ़ना पड़ेगा मेरे पढ़ाने के बाद। तो इसलिए नोट्स जरूर पढ़ें जो मैंने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे अपलोड किया है। मार्क्स का क्रिटिसिज्म का सेक्शन उसमें कवर अच्छे से किया है। तो पहला क्रिटिसिज्म है इंडिपेंडेंस ऑफ कल्चर एंड ट्रेडिशन। मार्क्स ने जो सुपर स्ट्रक्चर है उसको इकोनॉमी जो बेस है उस पर डिपेंडेंट माना है कि बेस डिटरमाइन करता है सुपर स्ट्रक्चर को, और सुपर स्ट्रक्चर में कल्चर वगैरह आते हैं। तो जो मार्क्स को क्रिटिसाइज किया गया है इस आधार पे कि कल्चर और ट्रेडिशन कई बार जो है पूरे तरीके से या थोड़ा सा भी कह सकते हैं कि कई बार उससे इंडिपेंडेंट भी होता है, उसकी ऑटोनॉमी भी होती है। जैसे मान लीजिए कि जो हमारा जो है हिंदू धर्म, हालांकि धर्म का मैं एग्जांपल देना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी मान लीजिए कि कुछ प्रैक्टिसेस हैं जो हम लोग सतयुग से लेके अभी तक जो है कुछ चीजें चलती आ रही हैं, ठीक है। और इकोनॉमी का पैटर्न चेंज हुआ, सारी चीजें चेंज हुई, मोड ऑफ प्रोडक्शन कितना बार चेंज हुआ, यानी कि इकोनॉमी बेस चेंज हुआ, उसके बावजूद भी कई सारी चीजें जो है कंटिन्यू की हुई हैं। तो वो एंटायरली जो है बेस पे डिपेंडेंट नहीं है, बेस उसको डिटरमाइन नहीं करता है। जैसे मान लीजिए कि हिंदू धर्म में जो शादी ब्याह होते हैं तो ठीक है, उस समय बृहद रूप में होता है, अभी छोटा रूप में होता है, लेकिन उसी तरीके से जो इसेंस है वो सेम है। तो इसीलिए ये जो है पहला क्रिटिसिज्म मैंने लिखा है, इंडिपेंडेंस ऑफ कल्चर एंड ट्रेडिशन। तो ये चीज, ये पॉइंट हुआ। सेकेंड पॉइंट है मोर देन टू क्लासेस। मार्क्स ने जो दो क्लासेस की बात की है कि डोमिनेंट क्लास और ऑप्रेस्ड क्लास, ठीक है। प्रिमिटिव कम्युनिज्म के बाद जितने भी हुए हैं हिस्ट्री का जो उन्होंने देखा है, स्टेजेस के रूप में हमने देखा है। लेकिन उनके क्रिटिक कहते हैं मार्क्स के कि नहीं, मोर देन टू क्लासेस भी प्रेजेंट रही हैं, मार्क्स ने उनके बारे में बात क्यों नहीं की। जैसे मान लीजिए कि मैनेजरियल क्लास है, जो मैनेजर है कैपिटलिस्ट के यहाँ सैलरी के लिए काम कर रहा है, या फिर सीए है, तो इन सब का है। जैसे एम.एन. ठाकुर सर ने भी बोला कि स्टूडेंट्स हैं या इंटेलेक्चुअल क्लास है, तो ये जो है वो दोनों के अलावा ये अलग क्लासेस हैं, ठीक है। आप इंटेलेक्चुअल को किस कैटेगरी में रखेंगे, ना तो आप उसको रख सकते हैं डोमिनेंट क्लास में, ना ऑप्रेस्ड क्लास में। तो फिर तो ये क्रिटिसिज्म कहा सकता है कि मोर देन टू क्लासेस प्रेजेंट रही हैं और मार्क्स ने इग्नोर किया है, उनके बारे में बात नहीं की है। और मार्क्स ने ये थोड़ा सा बस ये जरूर कहा कि अगर ऐसा कुछ क्लास है भी तो वो धीरे धीरे
बुर्जुआ क्लास जो है, डोमिनेंट क्लास, उसके साथ मर्ज कर जाएगा, ठीक है, उसके साथ मर्ज कर जाएगा, मिल जाएगा, उसमें घुल मिल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है पूरी तरीके से, ये पूरी तरह से सच नहीं है, ऐसा हुआ भी नहीं। तीसरा क्रिटिसिज्म है, आफ्टर एलिमिनेशन ऑफ कैपिटलिज्म अदर्स कैन एक्सप्लॉइट, फॉर एग्जांपल स्टेट ब्यूरोक्रेसी। मान लीजिए कि रिवॉल्यूशन हो गया, क्रांति हो गई, ठीक है, तो क्रांति हो गई तो मार्क्स का ये कहना है कि सारे तरह के जो शोषण है खत्म हो गए, कोई क्लास नहीं रही, सब कुछ वो जो है। लेकिन हम लोग अगर देखें, कम से कम प्रैक्टिकली देखें, कम्युनिज्म तो कहीं नहीं आ पाया, सोशलिज्म जो है उसको कह सकते हैं, वो भी टू अ सर्टेन एक्सटेंट, पूरी तरीके से वो भी नहीं कह सकते हैं। मार्क्स को किसी ने भी पूरी तरीके से फॉलो नहीं किया, ठीक है, बस उनसे कुछ इधर से कुछ उधर से मिला के कुछ कुछ चीजें जो फेवरेबल लगी वो लिया लेनिन ने या फिर माओ ने जो भी है। तो जरूरी नहीं कि रेवोल्यूशन हो और कैपिटलिज्म एलिमिनेट कर दिया जाए, उसको निकल जाए, कैपिटलिज्म खत्म भी हो जाए रेवोल्यूशन के बाद, तो शोषण करने का दूसरा कोई तरीका नहीं है, या दूसरे जो हैं एक्टर्स हैं या दूसरे जो है चीजें हैं वो भी एक्सप्लॉइट कर सकती हैं रेवोल्यूशन के बाद भी। जैसे फॉर एग्जांपल स्टेट ब्यूरोक्रेसी, हम लोग जानते हैं कि सोशलिज्म में जो है स्टेट रह जाता है, स्टेट उस स्टेट तक है, स्टेज तक है। कम्युनिज्म में माना जाता है कि क्लासलेस और स्टेटलेस हो जाता है। तो सोशलिज्म की बात करें तो स्टेट ब्यूरोक्रेसी जो है, जो अफसरशाही है, वो शोषण कर सकती है। अगर इंडिया में ही बात करें, हमारे प्रियम्बल में लास्ट में 1976 में इंदिरा गांधी के समय में सोशलिज्म वर्ड ऐड किया गया है। अगर मान भी लिया जाए कि यहाँ सोशलिज्म है, तो क्या अफसरशाही से जनता जो है खुश है? क्या उन पे आरोप नहीं लगते हैं कि बीडीओ और आईएएस जो है जो शोषण नहीं करते हैं, घोटाला नहीं होता है? तो ये सारी चीजें हैं इस पॉइंट का मतलब। फोर्थ क्रिटिसिज्म है, मार्क्स थ्योरी ऑफ हिस्ट्री सफर्स फ्रॉम वीकनेस, फॉर एग्जांपल रेवोल्यूशन इन पीजेंट सोसाइटी रेदर देन कैपिटलिस्ट वन। मार्क्स की जो थ्योरी है हिस्ट्री की, हमने जो हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म पढ़ा या डायलेक्टिकल जो उसमें पढ़ा, हिस्टोरिकल डायलेक्टिकलिज्म पढ़ा, तो जो हिस्ट्री का एक तरीके से ये थ्योरी है कि हिस्ट्री कैसे बढ़ी है, हमने ये देखा। तो उसमें लास्ट में ये कहते हैं प्रिमिटिव कम्युनिज्म, उसके बाद जो है बढ़ते बढ़ते जो है फ्यूडलिज्म, और फिर ये सारी चीजें आती हैं। तो लास्ट में कैपिटलिज्म की चर्चा की है मार्क्स ने। तो उनका कहना है कि अत्याचार इतना बढ़ जाएगा और उसके बाद जो है कैपिटलिस्ट जहाँ पे जो है कैपिटलिज्म जो एकदम हाईएस्ट में पहुंच जाएगा, वहां पे अत्याचार वहीं पे होगा, यानी कि कैपिटलिस्ट स्टेट में ही रेवोल्यूशन होगा। लेकिन हुआ क्या? उसके पहले अभी पीजेंट सोसाइटी ही थी, चाहे रसिया की यूएसएसआर की बात करें या फिर चाइना की बात करें, तो वो कैपिटलिस्ट स्टेट तक पहुंच नहीं पाए थे। वहां पे इतना मशीन और वो सारी चीजें अभी वहां पे वो नहीं हो पाया था। अभी भी पीजेंट सोसाइटी ही थे, खेत फसल से उगा के खाना पीना वही जो है वहाँ मेन था। मशीन वगैरह अभी उतना मशीनीकरण और वो तरह से चीजें नहीं हुई थी, और क्रांति वहां हुई। और जहाँ कैपिटलिस्ट क्लास था, जैसे कि ब्रिटेन सबसे बड़ा एग्जाम्पल मान सकते हैं कि कैपिटलिस्ट क्लास, वहाँ कहाँ क्रांति हुई? तो मार्क्स की जो थ्योरी ऑफ हिस्ट्री है वो कह सकते हैं कि वो सफर्स फ्रॉम वीकनेस, उसमें कमजोरी है, जो फ्लॉड है उनकी थ्योरी, ठीक है। तो ये कहा सकता है कि मार्क्स थ्योरी ऑफ हिस्ट्री इज फ्लॉड। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। डाउट ओवर वर्ड साइंटिफिक विद सोशलिज्म। अच्छा, मार्क्स ने साइंटिफिक सोशलिज्म की बात की, तो ऐसा नहीं है कि मार्क्स के पहले सोशलिज्म वर्ड नहीं था या फिर किसी ने उस पर बात नहीं की थी, उनके पहले भी लोगों ने बात की थी। तो मार्क्स जो है अपने आप को अलग करते हैं, अपनी थ्योरी को या अपने जो थॉट है उसको, जो पहले के सोशलिज्म है उससे अलग करते हैं साइंटिफिक वर्ड लगा के। तो अपने सोशलिज्म को वो साइंटिफिक सोशलिज्म बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें एक वर्ड जो साइंटिफिक है, यानी कि साइंस से बना है, तो उनका कहना है मार्क्स का कि जो मेरा एनालिसिस है, जो मैंने थ्योरी दी है, वो साइंस बहुत साइंटिफिक है और लॉजिकल उसके आधार पे बेस्ड है।
जैसे अगर आप हॉब्स भी पढ़ें, अगर सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में हॉब्स जो है सबसे पहले पढ़ा जाता है, तो हॉब्स भी यही कहते हैं कि जो है साइंस से मैंने साइंस के ऊपर बेस करके अपनी थ्योरी बनाई है। तो उसी तरीके से मार्क्स भी कहते हैं कि साइंस को मैंने यूज किया है। तो साइंस को अगर हम समझें कि क्या सच में ऐसा जो है मार्क्स की बात सही है, तो साइंस जो है दो चीजें हैं कि साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव ट्रूथ की बात करें तो जो है ऑब्जेक्टिव ट्रूथ, तो क्या ऐसा नहीं है कि सब्जेक्टिव नहीं है? तो मार्क्स की जो थ्योरी है उसको जो है अलग अलग सोच है, जो चीज टॉपिक उन्होंने बताया है, तो ऐसा नहीं है कि जो है अब जैसे कि साइंटिफिक कैसे हुआ, साइंटिफिक यही हुआ कि जैसे कि सूरज जो है धरती पे पूरब से उगता है, ये साइंटिफिक ट्रूथ है। तो लेकिन जो मार्क्स ने जिस चीजों पे बात की है तो वही अंतिम सत्य है या फिर ऑब्जेक्टिव ट्रूथ है, इस तरह की कोई बात नहीं है। तो जो उन्होंने साइंटिफिक वर्ड यूज किया उस पर बहुत लोगों ने उस पर सवाल खड़ा किए हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, कि साइंटिफिक नहीं है, ये पूरी तरीके से साइंटिफिक नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है, आफ्टर रेवोल्यूशन दोज इन चार्ज ऑफ डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट कैन टर्न डिस्पोटिक, फॉर एग्जांपल स्टालिन। तो क्रांति के बाद मैंने बताया था कि सोशलिज्म आएगा और सोशलिज्म में डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट की मैंने बात की थी, ठीक है। तो वो इसलिए डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट की बात कही थी मार्क्स ने क्योंकि जो कैपिटलिस्ट क्लास है वो कहीं काउंटर रिवॉल्यूशन ना कर दे, वो उल्टा वो जो है रिवॉल्यूशन ना कर दे क्योंकि उनकी चीजें छीनी जा रही हैं। तो इसलिए डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट की बात की मार्क्स ने। लेकिन इसका दूसरा आप एस्पेक्ट सोचिए कि डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट है कि उसमें वैनगार्ड्स की बात आती है। वैनगार्ड्स जो है स्टालिन लेनिन आगे अगर आप लोग पढ़ें तो वैनगार्ड की बात आती है कि मान लीजिए कि उस पूरे देश में जो है 1 लाख मजदूर हैं, सपोज टोटल 1 लाख हैं और 5 मान लीजिए कि कैपिटलिस्ट क्लास है। तो 1 लाख लोग जो है वो तो डिसाइड नहीं कर सकेंगे कि कैसे राज्य चलेगा, कैसे हर चीजें चलेंगी। उस समय सोशलिज्म के फेज में कैसे होगा, कैसे देश चलेगा? तो जाहिर सी बात है 100 लोग जो है अपने ऊपर जो है 20 लोग को चुनेंगे, 20 लोग जो है वो ऊपर में 5 लोगों को चुनेंगे, ठीक है। इस तरह से आप समझ सकते हैं इसको। डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म भी आगे स्टालिन लेनिन ने इसको यूज किया है। मान लीजिए कि यहाँ पे पॉपुलेशन है 1 लाख की, तो ऊपर जो है वो लोग चुनेंगे, ये लोग सब मिलके चुनेंगे। ऊपर जो है 1 लाख से सपोज उन्होंने 10,000 लोगों को चुना। चाइना में एक्चुअली ऐसे होता है, इसलिए पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बोलते हैं वहां को। फिर इन लोगों ने जो है, ये 10,000 लोगों ने जो है सपोज 10 लोगों को चुना और ऊपर से इन लोगों ने यहाँ पे लगभग 5 लोग आए, ठीक है। 1 नहीं मानिएगा, 5 मानिए। या फिर अल्टीमेटली तो रसिया या चाइना में देखिए तो स्टालिन लेनिन, या फिर चाइना में जो है माओ का ही जानते हैं हम लोग, दूसरे लीडर का नाम कहाँ जानते हैं? तो वैनगार्ड बोलते हैं उनको, बाद में ये वर्ड आया। तो एक्चुअली वही लोग चलाते हैं। आप कह सकते हैं कि पूरे वर्किंग क्लास जो है राज कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि वो डिसीजन जो है कुछ लोग ही लेते हैं। तो डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट है, तो ये तो हो सकता है ना कि ऊपर में ये जिनको आप चुन रहे हैं ये निरंकुश हो जाए, तानाशाही हो जाए। ये क्यों नहीं हो सकता है? और ये बल्कि हुआ भी है। स्टालिन के ऊपर चार्ज है कि उन्होंने लाखों लोगों को मरवाया जो उनके विचारधारा से एग्री नहीं करते थे, बल्कि अपने ही पार्टी के भी हो सकते थे, कैपिटलिस्ट क्लास के भी हो सकते थे, लेकिन जो भी उनके विचारधारा से एग्री नहीं करता था उसको बहुत लोगों को, लाखों लोगों को मरवाया उन्होंने, ऐसा आरोप है स्टालिन पे। तो मार्क्स जो है इस चीज को देख नहीं पाए, समझ नहीं पाए उतने दूर तक जो भी है। तो ये इनका क्रिटिसिज्म है मार्क्स का। नेक्स्ट पॉइंट है, मेनी डाउट हाउ कैपिटलिज्म विल बी रिप्लेस्ड, दैट इज प्रोसेस इज कॉम्प्लिकेटेड। कैपिटलिज्म कैसे हटेगा? तो होता है कि मार्क्स कहते हैं कि रिवॉल्यूशन होगा और कैपिटलिज्म हटेगा, लेकिन इतना आसान तो नहीं है। रिवॉल्यूशन होगा, ठीक है,
रेवोल्यूशन होगा तो रेवोल्यूशन कैसे होगा, तो उसमें हिंसा की बात आती है। कई लोग बोलते हैं कि मार्क्स जो है हिंसा की बात करते हैं, नहीं करते हैं, बहुत सारी बातें आती हैं कि खून खराबा ये सब जो है, क्या मार्क्स ने सोचा था कि इस तरह से उनको जो है कैपिटलिस्ट को एलिमिनेट किया जाएगा, हटाया जाएगा इस तरीके से, तो वायलेंस का क्या रोल है। तो कोई आसानी से तो दे नहीं देगा कि ये लो मैं दान कर रहा हूँ, कैपिटलिस्ट क्लास कैसे दे देगा इतनी आसानी से। तो कैसे होगा ये चीज़, तो रेवोल्यूशन पहले कैसे होगा, ये भी अपने आप में एक प्रोसेस है लंबा, जो है कि क्लास इन इटसेल्फ जो है, पहले क्लास फॉर इटसेल्फ की भावना है, तो यही एक लंबा प्रोसेस है। उसके बाद जो है रेवोल्यूशन हो भी जाता है, तो कैपिटलिस्ट को किस तरह से हटाया जाएगा, क्या कैपिटलिस्ट को मार दिया जाएगा, ऐसा तो है नहीं कि उनका विचारधारा चेंज किया जाएगा, वो कैसे अपनी जो है चीज़ें आसानी से जो है त्यागने के लिए तैयार हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद से डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट जो है, कौन डिसाइड करेंगे भाई, जो है शासन करना तो सभी चाहते हैं भाई। लेनिन ने रसिया यूएसएसआर में जो है रिवोल्ट किया, तो सिर्फ लेनिन का ही मन था क्या कि टॉप में हम पहुंचे और हम ही वहां के हेड बने और सबसे प्रमुख बने, दूसरे की भी इच्छा हो सकती थी। तो फिर ये जो है आपस में जो है कैसे कौन डिसाइड करेगा कि कौन जो है डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट, उसको भी कौन जो है उनके ऊपर सबसे हेड होगा। ये सारी चीजें जो है, ये प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड है और इतना आसान नहीं है। कैपिटलिज्म को हमने हटा दिया, सोच लिया और हट गया, उसके बाद की चीजें और उसके दौरान की चीजें कैसे क्या होंगी, ये इतना आसान नहीं है जितना कि मार्क्स ने कह दिया। नेक्स्ट पॉइंट है problem of overconsumption and need of capital. For example, Marx's inability to envision self-sufficient local economy like Gandhi. तो मार्क्स ने क्या कहा कि क्रांति होने के बाद जो ऐसा नहीं है कि मशीन को तोड़ ताड़ के फेंक दिया जाएगा, ठीक है, वो मशीन और सब कुछ रहेगा, उसके बस मालिक जो है वो वर्किंग क्लास हो जाएगा, प्रोलेटेरिएट हो जाएगा। तो अब मान लीजिए कि मार्क्स ने तो यही सोचा कि जो है इस तरह से सोच लिया, लेकिन अभी देखें हम पहले जो होता था कि हम लोग अपनी मम्मी लोग से सुनते हैं कि उन लोगों के पास 2 जोड़ी 4 जोड़ी कपड़े होते थे इस तरह से। आज हम लोग के पास 100 जोड़ी कपड़े होते हैं, ठीक है, फिर भी सेटिस्फाई नहीं होते हैं क्योंकि मॉल जाते हैं और खरीद लेते हैं, चाहे जरूरत हो चाहे नहीं हो, इस तरह से करके। तो प्रॉब्लम ऑफ ओवर कंजम्पशन, इस चीज को मार्क्स देख नहीं पाए कि जो है जितनी जरूरत है उसके ऊपर से भी कंज्यूम करेंगे, उसको ओवर कंजम्पशन बोलते हैं। तो प्रॉब्लम ऑफ ओवर कंजम्पशन, एक तो ये बात हुई, और दूसरी बात हुई कि नीड ऑफ कैपिटल। ठीक है, तो कैपिटलिज्म तो उन्होंने खत्म कर दिया, मार्क्स ने बोल दिया, लेकिन मशीन है तो फिर कैपिटल की भी जरूरत है। तो कैपिटल की जरूरत को उन्होंने ये नहीं कहा कि हाँ कैपिटल की जरूरत नहीं पड़ेगी, जाहिर सी बात है मशीन है, उसमें कैपिटल लगेगा, इनपुट लगेगा, सारी चीजें। तो उन्होंने ये चीजें जो है वो कंटिन्यू रहेंगी। तो ये सारी चीजें हैं, इसको एक तरीके से हम लोग यहाँ पे देखेंगे। जस्ट अगला पॉइंट है कि कम्युनिज्म जो बोलते हैं मार्क्स, तो क्या ये रियल कम्युनिज्म है? तो नहीं। जैसे गांधी जी ने बोला कि मार्क्स जो मनुष्य है आजाद हो जाता है जब वो कम से कम चीजों में रह सके, उसका सिंपल लाइफ स्टाइल हो। ठीक है, तो जो बोलते हैं ना सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, एक चीज बोलते हैं हम लोग। तो मार्क्स को हम लोग उनके इम्पोर्टेंस में अभी जस्ट नीचे पढ़ेंगे कि इन्होंने, गांधी जी ने भी जो है, गांधी जी की जो थ्योरी है, जो सोच है, उसको मनुष्य के मुक्ति का थ्योरी माना जाता है। उसी तरह मार्क्स की भी जो थ्योरी है, जो सोच है, उसको जो है मनुष्य के मुक्ति का माना जाता है। लेकिन इतना ज्यादा ओवर कंजम्पशन जो है कि जरूरत चार कपड़े की है, उसमें भी रह सकते हैं, लेकिन फिर भी 100 जोड़ी कपड़े खरीद रहे हैं, इतने सारी चीजें हैं। तो कहाँ पे ये चीजें जो है कहाँ फिट हो पा रही हैं, और जो मनुष्य कहाँ आजाद हो पा रहा है? तो जो कम्युनिज्म, रियल कम्युनिज्म की अगर बात करें तो गांधी जी जैसे लोग थे, तो वो लोग जो है वो तो यही कहेंगे कि नहीं भाई, ये मनुष्य के आजादी का, मुक्ति का सही थ्योरी नहीं है। तो इस सेंस में ये इनका एक क्रिटिसिज्म है।
तो अगला पॉइंट भी उसी से जुड़ा हुआ है, द सिंपलर वे ऑफ लाइफ स्टाइल विद वैल्यूज एंड विदाउट टेक्नोलॉजी, दैट इज रियल कम्युनिज्म। तो जैसे गांधी जी मानते थे कि जरूरी नहीं कि शहर से जो है कटना नहीं है, लेकिन शहर पे आप डिपेंडेंट हो। अभी की इकोनॉमी इंडिया की जो है, खासकर आप लॉकडाउन में देखिए, जो मजदूरों की समस्या है, ये इस बात पे भी थी कि गांव में खेती जो है, जो लोग कर रहे हैं वो मजबूरी में कर रहे हैं, उनके पास चॉइस हो तो वो भी बाहर चले जाएं। तो एक तरीके से खेती जो है स्टैग्नेंट हो गई है, उसमें स्टैग्नेशन की प्रॉब्लम है कि हाँ, उसकी एक सीमा के बाद जो है उस पे जो है उसका वैल्यू नहीं बढ़ता है, उतना जितना मेहनत कर रहे हैं उसके अनुपात में पैसे नहीं आ पाते हैं। तो ये खेती की समस्या है। तो इस पॉइंट में इनका ये कहना है, तो गांधी जी ने कहा था कि जो विलेजेस हैं, जो ग्राम स्वराज की बात की थी गांधी जी ने कि हाँ, गांव में ही रहें, और जो मोची है वो जूते चप्पल बनाएगा, जो किसान है वो प्रोड्यूस करेगा, जो है फसल प्रोड्यूस करेगा, और अपना एक दूसरे से एक्सचेंज करके एक तरीके से बार्टर सिस्टम हो या जो भी है। तो ये सिंपल लाइफ स्टाइल है, और सिंपल लाइफ स्टाइल से ही मनुष्य मुक्त हो सकता है, इंडल्जेंस से नहीं। आप बहुत अयासी करके या फिर बहुत 100 जोड़ी कपड़े, 4 कार और ये सब करके आप सोचे कि ये कर लें और आप आजाद हो जाएं, मुक्त हो जाएं, तो नहीं, वो सब जो है फंसने का एक साधन मानते हैं कि आप इस दुनिया में फंस जाते हैं। और फिर गांधी जी तो इसको अध्यात्म से भी जोड़ देते हैं कि जो अध्यात्म में रहेगा वो ये सारी चीजें जो है फिजिकल, ये जो कंजम्पशन की चीजें हैं वो कहाँ से, जो उसमें इंडल्ज होगा, जो उसमें लगा रहेगा, वो मुक्त नहीं हो पाएगा। तो एक तरीके से कम्युनिज्म की अलग व्याख्या भी हो सकती है गांधी जी के सेंस में। तो उस सेंस में अगर बात करें तो जो इस तरह की सोच रखते हैं, गांधी जी जैसे लोग हैं जो सोच रखते हैं, तो उसका कम्युनिज्म को रियल कम्युनिज्म मानेंगे ही नहीं। उनका कहना है कि हाँ, सिंपल वे ऑफ लाइफ स्टाइल हो और वैल्यूज के साथ हो, कि हाई वैल्यूज के साथ है। अब जैसे कि जब हमने पढ़ा था बेंथम, तो पिक्स फिलॉसफी बेंथम को कहा जाता है क्रिटिसिज्म करते वक्त कि पिक्स फिलॉसफी है कि कैसे भी खुशी चाहिए। तो खुशी कैसे भी नहीं चाहिए, वो वैल्यूज के साथ होना चाहिए कि सही कर्म करके और सही तरीके से आप अपना खाने पीने की चीजें अर्जित कर रही हैं, तब आपको मानसिक संतुष्टि मिलेगी। इस तरह से करके आप किसी के पॉकेट से चुरा के, किसी को मार के, किसी को सता के, अगर आप उस तरह से हाथ में पैसा भी आ जाता है तो लेकिन आपको चैन नहीं मिलेगा। तो विद वैल्यूज होना चाहिए, सिंपल वे ऑफ लाइफ स्टाइल विद वैल्यूज एंड विदाउट टेक्नोलॉजी। तो गांधी जी को कई बार जो है कैपिटलिज्म के खिलाफ तो उन्होंने बोला है, लेकिन मशीन जो है, तो मशीन टेक्नोलॉजी के खिलाफ भी गांधी जी को माना जाता है कि वो ऐसा थे। तो ऐसा नहीं है, गांधी जी को जब आप लोग पढ़िएगा तो गांधी जी जो है कैपिटलिज्म के जो नेगेटिव पॉइंट्स थे उसके खिलाफ थे, ठीक है। और मशीन को जो है उसके ऊपर आदमी का कंट्रोल हो, ऐसा ना हो कि मशीन का आदमी के ऊपर कंट्रोल हो जाए। तो उस तरह की सोच के जो है गांधी जी खिलाफ थे। तो जो सिंपल लाइफ स्टाइल विद वैल्यूज और विदाउट टेक्नोलॉजी, इसको जो है कई लोग जो है रियल कम्युनिज्म मानते हैं, और मुक्ति का मार्ग जो है मानते हैं कि मनुष्य की मुक्ति इस तरह से हो सकती है। ये रियल कम्युनिज्म है, जबकि न कि मार्क्स ने जो बोला था। तो ये क्रिटिसिज्म वैसे लोग की तरफ से है जो इस तरह की चीजों में विश्वास करते हैं, सिंपल वे ऑफ लाइफ स्टाइल विद वैल्यूज एंड विदाउट टेक्नोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है यूज ऑफ वायलेंस। तो वही मैंने कहा, रेवोल्यूशन जो है उसमें जो हिंसा का कितना जो है स्थान है, कितना खून खराबा होगा, क्या होगा। कई लोग मार्क्स कहते हैं कि नहीं, उन्होंने इस तरह से खून खराबे का नहीं कहा था, और इस तरह से कई लोग कहते हैं थोड़ा बहुत तो होगा ही, ऐसे तो आसानी से कैपिटलिस्ट क्लास दे नहीं देगा अपनी चीजें। तो ये सारी बात है, तो इस पर भी क्रिटिसिज्म होता है कि थोड़ी बहुत मात्रा में भी अगर मार्क्स ने वायलेंस की बात अगर सोची है, अगर उसका एडवोकेसी किया है, तो वो गलत है। जैसे गांधी जी जैसे लोग जो है बिल्कुल अहिंसा की बात करते हैं, तो वो तो कभी सहमत नहीं होंगे। और आप लोग को आश्चर्य होगा कि मार्क्स और गांधी जी की तुलना भी की गई है, उनके कंपैरिजन है कि किस पॉइंट्स पे वो लोग जो है सहमति दिखती है, किस पॉइंट्स पे असहमति दिखती है। तो अगर आप लोगों में से कुछ लोग जो है अगर ऐसा लिखें और तैयार करें तो मुझे खुशी होगी। तो ये यूज ऑफ वायलेंस के ऊपर भी मार्क्स का क्रिटिसिज्म है। और लास्ट पॉइंट जो मैंने क्रिटिसिज्म में लिखा, रोल एंड पोजिशन ऑफ वीमेन इग्नोर्ड। तो जो फेमिनिस्ट हैं खासकर, ठीक है, जो महिला उसकी जो थ्योरी की बात करते हैं महिलाओं के लिए, जो फेमिनिस्ट है,
तो वो लोग कहते हैं कि आपने मार्क्स में जो है महिलाओं को इग्नोर कर दिया है, बस 2 क्लास की बात की है, अब कैपिटलिस्ट क्लास और वर्किंग क्लास। तो जो कैपिटलिस्ट क्लास भी है, अगर डोमिनेंट क्लास भी है, तो भाई उसमें भी तो महिलाएं हैं, और वर्किंग क्लास है तो उसमें भी महिलाएं हैं। तो आपने महिलाओं का उसमें एक तरीके से कहीं बात नहीं की है, आपने मान लिया है कि हाँ पुरुष और महिला जो है इस तरह से कि इकट्ठे, लेकिन महिलाओं की समस्याएं कुछ दूसरी भी हैं, उसके बारे में कहाँ बात की गई? महिलाओं की आज़ादी के बारे में कहाँ बात की गई? हो सकता है मजदूर की हम लोग आज़ादी की बात कर रहे हैं, मुक्ति की बात कर रहे हैं मार्क्स, लेकिन हो सकता है कि डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट आ जाए, वर्किंग क्लास आ जाए, जो है तरह से सब कुछ जो है सब बढ़िया हो जाए मार्क्स के हिसाब से, कैपिटलिज्म खत्म हो जाए, लेकिन फिर भी हो सकता है कि महिलाओं का शोषण हो रहा हो उस सिस्टम में, जो मजदूर है वो अपनी पत्नी को मारता पीटता हो और वो सारी चीजें। तो रोल एंड पोजीशन ऑफ वीमेन हैव बीन इग्नोर्ड इन मार्क्स थ्योरी। तो ये लास्ट क्रिटिसिज्म मैंने लिखा है, मैं अनम्यूट कर रही हूँ, किसी को कुछ अगर नहीं समझ में आया हो या समझ में आया हो तो बताइए। समझ में आया? हेलो मैम। हेलो हाँ मैम, 4 नंबर एग्जाम्पल को एक बार एक्सप्लेन कीजिएगा ना। क्या? 4 नंबर जो एग्जाम्पल है ना, मार्क्स थ्योरी ऑफ द हिस्ट्री हाँ थ्योरी, ये वाला है, कीजिएगा थोड़ा सा। अच्छा ठीक है, बताती हूँ। तो हम लोग का 4th पॉइंट है, मार्क्स थ्योरी ऑफ हिस्ट्री सफर्स फ्रॉम वीकनेस, फॉर एग्जांपल रेवोल्यूशन इन प्रेजेंट सोसाइटी रेदर देन कैपिटलिस्ट वर्ल्ड। अच्छा, मार्क्स के समय में जो है अगर कैपिटलिस्ट कोई कंट्री था सबसे टॉप पे तो वो था ब्रिटेन, ठीक है, और बल्कि ब्रिटेन में वो रह भी रहे थे मार्क्स। तो उन्होंने उनकी थ्योरी जब हम देखें तो इसमें जो है यहाँ पे हिस्ट्री ऐसे बढ़ रही है, हिस्ट्री तो ऐसे ही बढ़ रही है ना, पहले प्रिमिटिव कम्युनिज्म, फिर स्लेवरी, फिर फ्यूडलिज्म, फिर कैपिटलिज्म, फिर कम्युनिज्म। तो यहाँ कैपिटलिज्म की बात करें तो कैपिटलिज्म जो है उसके बाद कम्युनिज्म की स्थापना कैसे होगी? क्रांति होगी। क्रांति कहाँ होगी? कैपिटलिस्ट सोसाइटी में ही होगी, ठीक है। लेकिन हुआ क्या? क्रांति हुई कहाँ? क्रांति हुई फ्यूडलिस्ट स्टेट में, जहाँ पे किसानी चल रही थी, अभी उतना मशीन नहीं आया था। कहाँ? रसिया, चाइना। वो अभी भी पीजेंट सोसाइटी ही थे, फार्मर्स ही, पीजेंट मतलब फार्मर्स, किसान। तो कैपिटलिज्म तक तो वहां पहुंच ही नहीं पाया, और जो पहुंच पाया ब्रिटेन, वहां क्रांति नहीं हुई। मार्क्स के अनुसार क्रांति वहीं पे होगी जो कैपिटलिस्ट जो है स्टेट होगा, लेकिन हुआ कहाँ? फ्यूडलिस्ट स्टेट में। तो मार्क्स की समझ तो गलत निकल गई ना। तो वही ये पॉइंट है, मार्क्स थ्योरी ऑफ हिस्ट्री सफर्स फ्रॉम वीकनेस, दैट इज, इसका मतलब वो फ्लॉड है उनकी थ्योरी। फॉर एग्जांपल रिवोल्यूशन जो है पीजेंट सोसाइटी में हुआ बजाय कि कैपिटलिस्ट वहाँ स्टेट में। समझ में आया? यस मैम। और किसी को कुछ पूछना है? No. समझ में आया? ये बहुत लंबा पॉइंट है क्रिटिसिज्म में, Yes, ma'am. ठीक है। अब हम लोग ये लास्ट स्लाइड है इंपॉर्टेंस ऑफ मार्क्सिज्म में, ये इसको कवर करते हैं। ठीक है। तो हमने जो है मार्क्स की थ्योरी देख ली, उनकी कमियां भी देख ली, ठीक है। तो दोनों चीज देखने के बाद हम लोग क्या कह सकते हैं कि मार्क्स के थ्योरी का, जो मार्क्सिज्म है उसका क्या इंपॉर्टेंस है। अच्छा, मार्क्सिज्म जो है, मार्क्स ने जो है, मार्क्स वर्ड से जाहिर सी बात है मार्क्स ने इसके स्टार्ट किया, उसके बाद ये वाद बन गया मार्क्सिज्म। तो मार्क्सिज्म में फिर बाद में और लोग भी जुड़ते गए, मार्क्स मर गए, सब कुछ हो गया, लेकिन उनके जो विचार हैं वो जो है उस पे जो बिल्ड करके आगे जिन्होंने थ्योरी दी, तो वो मार्क्सिज्म में ऐड होता गया। मार्क्सिज्म मतलब सिर्फ मार्क्स नहीं हुआ,
इसमें और लोग भी बाद में ऐड होते गए, जैसे अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में ग्राम्सी, अल्थुजर ये सब पढ़ेंगे। तो ये लोग मार्क्सिस्ट थिंकर ही थे, ठीक है। तो जो तो मार्क्सिस्ट थिंकर्स इसमें बोलते हैं कि जो मार्क्स ने जो बेसिक बातें कही हैं वो जो है कि दो क्लास होते हैं, और जो है पहला जो है दूसरे का अत्याचार करता है, शोषण करने वाला जो वर्ग है वो शोषित वर्ग को उसका शोषण करता है। तो ये सब बेसिक बातें हैं। तो मार्क्स के जो बेसिक बातों को उठा के और उस पर जो है कुछ जोड़ घटाव करके जो विचार देता है उनको भी मार्क्सिस्ट थिंकर बोलते हैं। तो नियो मार्क्सिस्ट थिंकर, नियो मतलब जो उसके बाद आए, ठीक है। तो ये बोलते हैं। तो मार्क्सिज्म मतलब सिर्फ मार्क्स आप लोग नहीं समझिएगा। तो एक तो चीजें ये हो गई, ठीक है। तो हमारे सिलेबस में मार्क्स पढ़ना है, ठीक है। तो इसलिए मार्क्स जो हम लोगों ने पढ़ा और उसके बाद से जो हम लोग ग्राम्सी और अल्थुजर पढ़ेंगे। तो मार्क्सिज्म का क्या इंपॉर्टेंस है, उसका हमने प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट सब देख लिया। तो अगर माइनस पॉइंट देख लिया हमने तो क्या मतलब हुआ कि खत्म, मतलब मार्क्स का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है मार्क्सिज्म का? तो ऐसा नहीं है। उसकी कमियां देखने के बावजूद भी ये क्यों इम्पोर्टेंट है, ये इसमें पॉइंट मैंने लिखा है। जो मार्क्सिज्म है वो इट इज द ओनली एंड और ग्रेटेस्ट टूल टू अंडरस्टैंड विनाश ऑफ कैपिटलिज्म। जैसे एम.एन. ठाकुर सर ने भी बताया था कि जो पूंजीवाद है उसके प्रॉब्लम्स को उसके माध्यम से जो अत्याचार होता है उसको समझने के लिए अभी भी मार्क्सिज्म से बढ़िया कोई भी थ्योरी नहीं है। तो ये इसका इम्पोर्टेंस है। इसी के अंदर मैंने एक पॉइंट लिखा है कि वर्कर्स कैन अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम। तो अत्याचार तो उसके पहले भी होते थे, मार्क्स ने जो थ्योरी दी उसके पहले भी होते थे, लेकिन हम समझ पाए कि हाँ हम पे अत्याचार हो रहा है, ये उसके पहले ये समझना भी मुश्किल है। पहले तो हम प्रॉब्लम ही नहीं समझेंगे कि हाँ हम सेम समस्या से पीड़ित हैं, और फिर हम लोग ग्रुप बनाए, एक हम लोग क्लास इन इटसेल्फ, क्लास फॉर इटसेल्फ जो है। तो पहले तो समस्या समझे। तो ये जो मार्क्सिज्म की थ्योरी आई तो उसके बाद से वर्कर्स जो है और ट्रेड यूनियंस वगैरह जो है वो समझने लगे कि हाँ अच्छा हो क्या रहा है, हमारा शोषण कैसे हो रहा है। तो जब प्रॉब्लम समझ जाएंगे तो सॉल्यूशन भी निकालेंगे, फिर सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। बिना प्रॉब्लम समझे तो सॉल्यूशन निकल नहीं सकता ना। तो ये वाली बात है, वर्कर्स कैन अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम थ्रू मार्क्सिस्ट थ्योरी। इसके बाद नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस, इमेंसिपेशन ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स। तो मार्क्सिज्म जो है ये मैं बार बार अभी मैंने पिछले बार अभी कहा जस्ट ऊपर में कि मनुष्य के मुक्ति का ये थ्योरी है। जैसे गांधी जी की थ्योरी को मनुष्य की मुक्ति का थ्योरी कहा जाता है कि कोई किसी का शोषण क्यों करे, कोई शोषित क्यों हो। भाई शोषण ही हटा दो। अगर कोई शोषण भी कर रहा है तो एक तरीके से वो अपने लिए अगर पाप पुण्य नाम का कुछ अगर कॉन्सेप्ट भी होता है तो वो पाप कर रहा है। तो भाई जो कैपिटलिस्ट क्लास है उसके भी उद्धार की मार्ग से बात करते हैं कि भैया तुम शोषण छोड़ दो और सब बराबर हो जाओ, एक क्लास के कोई क्लास नहीं रहेगी, सब एक बराबर है। तो ये सारे ऑल, इसलिए मैंने लिखा है कि ऑल ह्यूमन बीइंग, सभी कैपिटलिस्ट हो जो या फिर वर्किंग क्लास हो, सबके जो है उद्धार का, मुक्ति का ये मार्ग बताता है। ठीक है, ये थ्योरी, ये इसका इम्पोर्टेंस है मार्क्सिज्म का। जो इकोनॉमिक क्राइसिस, जो नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है कि इकोनॉमिक क्राइसिस के टाइम पे, ठीक है, एम.एन. ठाकुर सर ने भी बात की, जैसे 1929 में द ग्रेट रिसेशन आया था, या 70s में भी आया, या 2008 के समय भी हमने देखा। तो जब जब ऐसे इकोनॉमिक क्राइसिस वर्ल्ड में होता है तब तब मार्क्स का जो रेलिवेंस है और बढ़ जाता है। अभी जैसे मैंने फॉर एग्जांपल कोविड-19 लिखा, अभी कोरोना का समय है, अभी मजदूरों की समस्या जो है, कौन सोच सकता था कि मजदूर कहाँ कहाँ किस स्थिति में रह के काम कर रहे हैं। दुनिया तो नॉर्मल टाइप से चल ही रही थी एक तरीके से, लेकिन अभी इतने निकल के आए हैं। तो ऐसा तो नहीं था, ये समस्या थी, बस हम उसे देख नहीं पा रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे कि ये चीजें थी। तो मार्क्स जो है ये चीजों को समझने में मदद करता है, और इकोनॉमिक क्राइसिस के समय पे और उसकी खुल के जो है मार्क्सिज्म का जो रेलिवेंस समझ में आता है, और कैपिटलिज्म का जो दूसरा पक्ष कितना स्याह है, कितना काला है, वो हमें दिखाई पड़ता है मार्क्सिज्म के थ्रू। तो लास्ट पॉइंट है, as the inequality rises, it is helpful in understanding the situation.
असमान जो है अभी भारत में बात करें या फिर विश्व में बात करें, असमानता जो है ही, अमीर बहुत अमीर होता जा रहा है, गरीब बहुत गरीब होता जा रहा है। तो असमानता इस तरह से जिस तरह से बढ़ रही है, उस समय जो है सिचुएशन को समझने के लिए भी मार्क्सिज्म बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि मार्क्सिज्म जो है सबके एक बराबर होने की बात करता है कि कोई क्लास नहीं होगी, क्लासलेस होगा। ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट भी हुआ भाई अमेरिका में, तो 1% वर्सेस 99% की बात हुई कि जो है 1% जो है आबादी, वो जो 99% रिसोर्सेज को जो है मेजोरिटी ऑफ रिसोर्सेज पे उनका कंट्रोल है, और 99% जो आबादी है वो जो है वो किसी तरह से रह रही है, और उनके पास रिसोर्सेज का कंट्रोल कितना कम है, वो कितना कंज्यूम कर रहे हैं, जो रिसोर्सेज है प्रकृति की जो चीज़ें हैं या फिर जो भी चीज़ें बन रही हैं उसका कितना, उसमें उनकी कितनी हिस्सेदारी है। तो एज ए इनइक्वालिटी राइजेस, इट इज़ हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन। ये मार्क्सिज्म का कुछ इम्पोर्टेंस था। आप लोग इम्पोर्टेंस, क्रिटिसिज्म, ये सब में और जितना पढ़ेंगे आप लोग को और इसमें ऐड कर सकते हैं, घटा सकते हैं। मैं अनम्यूट कर रही हूँ, किसी को कुछ पूछना तो पूछिए। खत्म हुआ मार्क्स आज। बताइए, टाइम हो गया है काफी, तो आप लोग जल्दी से पूछिए अगर कुछ पूछना हो। समझ में आया? यस मैम। मेमो वाला एग्जांपल भी एक बार पिछले जाइए ना बैक में। क्या एग्जांपल जो फुल अभी जस्ट की थी ना, उसको लाइए ना। कौन सा एग्जांपल, कौन सा पॉइंट? अभी जस्ट तुरंत और जो हटा दिए एग्जांपल को। आइए यस मैम, ये रुक रही थी। कौन सा? इसी में से मैं पूछना चाह रहा हूँ, इसमें जो इकोनॉमिक्स क्राइसिस के बारे में जो बता रही थी अभी। हाँ, ये थर्ड पॉइंट। हाँ 4 पॉइंट ये यस मैम। तो इसमें मैम जस्ट अभी अगर देखा 490 जो इस तरह से अभी जो आया इस तरह से, तो मार्क्सिज्म के थ्रू अगर सोल्यूशन के अनुसार देखा जाए तो किस तरह से यहाँ इस टाइम में किया जा सकता है सोल्यूशन? इस तरह से सॉल्यूशन, हाँ मजदूरों के ऊपर किस तरह जो अभी हो रही है इस तरह से, तो इस तरह से किस तरह से डील किया जा सकता है? देखिए, कोई सॉल्यूशन की हम बात तब करेंगे जबकि पहले प्रॉब्लम को समझा जाए। यस मैम। तो मजदूर किस स्थिति में क्या रह रहे थे, पहले तो लोगों को यही नहीं मालूम था। अभी पता चल रहा था कि अच्छा एक हॉल था या एक रूम था, उसमें जो उतना ही किराया अफोर्ड कर सकते थे, जो दिन के शिफ्ट में काम करते थे, ठीक है। तो जो रात का वो दिन का शिफ्ट करने वाले जब काम पे जाते थे तो रात का शिफ्ट जो काम करके आता था वो सोता था, और रात का शिफ्ट जब काम करने वाला चला जाता था तो दिन में काम करने वाला रात को सोता था, और एक साथ चाहे तो वो नहीं सो सकते थे। सोचिए इतना मतलब मुश्किल से जी रहे हैं, और इस तरह से हालात जो है ये किसने सोचा था? सभी तो यही सोच रहे थे कि देश में सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, कहाँ इस तरह की समस्या है। अभी किसी ने सोचा था मजदूरों की ये समस्या इस तरह से आई, किसी ने सोचा था? नो मैम। तो मार्क्स जो है यही कहता है, देखिए सबको अपनी मुक्ति का मार्ग खुद ही निकालना पड़ेगा। तो आप पहले अपने प्रॉब्लम को समझे, मजदूर अपने प्रॉब्लम को समझे, और फिर सॉल्यूशन की मांग करे, सरकार से मांग करे, या फिर अपनी स्थिति ठीक करने के लिए खुद कुछ करे। वापस जो है शहर की तरफ ना जाए, वो खेती को ही, गांव को ही बढ़िया करने का सोचे। तो सॉल्यूशन जो है वो हर एक को अपने मुक्ति का खुद निकालना पड़ेगा, खुद निकालना होगा। तो मार्क्स सॉल्यूशन की बात क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि पहले आप अपनी समस्या समझिए, ठीक है। तो ये समस्या समझने में ज्यादा कारगर, जब आप एक बार समस्या समझ लेंगे तो उस सिचुएशन के अनुसार क्या सॉल्यूशन है मनुष्य को खुद ढूंढना होगा, सिचुएशन के अनुसार। हर एक सिचुएशन में हर एक सॉल्यूशन अलग अलग डिफर करता है, कोई एक फिक्स फॉर्मूला नहीं होता है सॉल्यूशन का। अगर इतना आसान होता तो नहीं हो जाता सॉल्व। तो इसके लिए मैं बोल रहा है कि जैसे स्टेट या गवर्नमेंट सरकार है, इसके लिए कदम उठा सकती है, मौजूद तो इसके लिए है नहीं उस तरह से जो आगे जाके अपना इस प्रॉब्लम को हल कर सके। ये आपकी सोच है, सरकार तो यही कह रही है कि हम काम कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं। सरकार तो कह रही है ना कि मैं काम कर रहा हूं, उसने कहा कि सरकार ने कि हाँ हम काम नहीं कर रहे हैं, है कि नहीं? है। तो वही बात है, सबको हर एक लेवल पे काम करना पड़ेगा, कोई एक फिक्स फॉर्मूला नहीं है, ठीक है।
तो मिलजुल के हर एक किसी को अपने लेवल पे काम करना पड़ेगा। सरकार को अपना काम करना पड़ेगा ठीक से। मजदूर को जो है सिर्फ ऐसा नहीं है कि मजदूर जो है अपने गांव में रिक्शा चलाने में शर्म आती है लेकिन दिल्ली में रिक्शा चला लेगा, तो इसका क्या सॉल्यूशन है? आप भाई दिल्ली के चकाचौंध के पीछे खींचे चले आ रहे हैं, अपने गांव को जो है आप कम इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, तो ये सब बातें तो सबको समझनी पड़ेगी ना। मजदूर को भी कुछ सच्चाई समझने की जरूरत है। ठीक है? यस मैम। और कुछ किसी को?